हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फ्रेंड। ये वीडियो कब स्पेशल होने वाली है? अगर आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं, क्योंकि कुछ टाइम के अंदर ये वीडियो डिलीट होने वाली है, क्योंकि ये है सोलो लेवलिंग सीजन 2 का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरे चैनल के ऊपर कई बार स्ट्राइक आई थी, लेकिन मैं भी टीटे की तरह उसी एपिसोड को बार बार अपलोड करता गया और अब फाइनली वो किस तरीके से पार्ट 1 यूट्यूब के ऊपर टिका हुआ है, जिसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप इस एपिसोड यानी कि पार्ट 2 से मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं है कि ये एक हफ्ते से ज्यादा यूट्यूब के ऊपर टिक पाएगा, इसलिए जब तक आपको ये दिखाई दे रहा है तब तक इस वीडियो को अच्छी तरह से एंजॉय करो। मैं ट्राई करूंगा इसी के एपिसोड के अंदर सोलो लेवलिंग सीजन 2 का अब तक जितना भी एपिसोड आया है वो सारे एक्सप्लेन कर पाऊं। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा था सन चिनवू, जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है और साथ में अब उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है सोहो। सन चिनवू शुरुआत में सोहो को अपनी पूरी शेडियो आर्मी के साथ में खेलने की परमिशन दे देता है और ये आर्मी भी सन चिनवू के बेटे को काफी अच्छी तरीके से दुलार कर रखती है, जिसके कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। जब सोहो अपने स्कूल के अंदर जाता है तब उसकी आर्मी उसे हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, इनफैक्ट टीचर से भी, जिसके कारण सोहो के सभी टीचर्स उससे कवचट डरने लगते हैं और साथ के सभी स्टूडेंट्स के बीच में सोहो की एक अलग इमेज बन जाती है। इसे पता चलने पर संजू डिसाइड करता है कि वो सोहो को सब कुछ बुला देगा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, जिसकी वजह से आगे जाकर सोहो की पूरी लाइफ बदल जाती है, वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी लाइफ को जीने लगता है। इसके अलावा सन चिनवू अपनी पूरी आर्मी को ये ऑर्डर देता है कि उनमें से कोई भी अब कभी भी सोहो के सामने नहीं आएगा। सन चिनवू की आर्मी के लिए इस बात को मानना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इन सभी को ये बात पता होती है कि सोहो के लिए यही सही है, इसलिए वो मान जाते हैं। इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं। जब सोहो बड़ा हो जाता है, एक अजीब चीज होती है, सोहो के सामने एक पोर्टल टाइप का चौपन होता है और सोहो उसमें चला जाता है और यहाँ से उसकी एक एडवेंचरस जर्नी शुरू होती है। सोहो खुद को एक कैसल के अंदर पाता है जहाँ पर उसके सामने काफी सारे इक्विपमेंट्स है। वो इन इक्विपमेंट्स का यूज करके कई सारे मोस्टर से फाइट करता है और एंड में उसकी फाइट आइग्रिस के साथ में होती है। सोहो को शुरुआत में तो लगता है कि वो आइग्रिस को भी बाकी मोस्टर्स की तरह बड़ी सेंस से हरा देगा, लेकिन एक ही झटके में आइग्रिस उसे हरा देता है, जिसके बाद में सोहो को पता चलता है कि उसके पास में इस टाइम पर टोटल 3 लाइफ है, जिनमें से 2 खत्म हो चुकी है, यानी आइग्रिस से फाइट करने के लिए उसके पास में और भी मौके हैं। इसके बाद में सोहो थोड़ी और तैयारी के साथ में आइग्रिस पर अटैक करता है, उससे अच्छी तरह फाइट करता है, लेकिन इस बार भी नतीजा एकदम सेम रहता है। फिर तीसरी फाइट होती है। तीसरी बार में सोहो की तैयारी कवच से कंप्लीट हो चुकी होती है, वो आइग्रिस को कवच से टक्कर देता है और फिर एंड में उसे हराने में कामयाब हो जाता है। और अब यहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। आइग्रिस को हराने के साथ में वहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है। इस टाइम तक सोहो कवच से बहादुर हो चुका है, उसे पता है मोस्टर से किस तरह फाइट करनी है और यहाँ पर कैसे सर्वाइव करना है, इसलिए वो बिना डरे इस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ पर उसे सामने की तरफ एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है, जिसके ऊपर चारों तरफ आग लगी हुई है और साथ में वो बिल्डिंग कुछ चेनों से बंधी हुई है। ये देखकर वो सोचने लगता है ये सब है क्या, यहाँ पर इस बिल्डिंग के ऊपर ये आग किसने लगाई। तभी सोहो की नजर इस बिल्डिंग से भी ज्यादा खतरनाक चीजों बढ़ती है, उसका ध्यान जाता है उसके पास ही में एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और ये डॉग भी कोई नॉर्मल डॉग नहीं है, इसके 3 सर है, ये सर्वरस है। सोहो कुछ सेकंड तक तो केवल इस डॉग को देखता रह जाता है। वो डॉग भी लगातार सोहो की तरफ घूर रहा होता है। यहाँ पर इस डॉग को पता है कि ये उसके मालिक का बेटा है, इसलिए धीरे धीरे करके सर्वरस के पसीने छूटने लगते हैं। वो काफी बुरी तरह डर जाता है, बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं करता। इसके बाद में सोहो भी बिना कुछ खास रिएक्ट किए वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि कोई भद्दी सी मूर्ति है। जब सोहो इस तरीके से सर्वस से आगे बढ़ जाता है तब सर्वस की जान में जान आती है। इसके बाद में सोहो दोबारा से एक गेट के पास में पहुंचता है। इस गेट का साइज पिछली बार से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे देखकर सोहो कहने लगता है अभी यहाँ पर मैं पूरी तरह सेफ हूँ और मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है मैं इस गेट को खोलूं, क्योंकि जब तक मैं इस गेट को खोलूंगा नहीं मेरे ऊपर कोई खतरा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो इस गेट को खोल ही देते हैं। ये कहते सोहो उस गेट के ऊपर एक लात मारकर उसे खोल देता है और वहां पर अंदर की साइड में उसे काफी अंधेरा दिखाई देता है और साथ में कई सारी मूर्तियां भी। इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ा शहर दिखाई देता है, जिसमें चारों तरफ आग लगी हुई है और फिर अगले पल सोहो को वहां पर कई सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, जो कि तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारे मॉन्स्टर्स पूरी सिटी के अंदर फैले हुए हैं। सोहो इन्हें देखकर बिल्कुल भी डरता नहीं है, केवल कुछ सेकंड्स के अंदर यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ये मॉन्स्टर्स जो कि अब तक खंबे की तरफ खड़े हुए थे, ये सारे अगले सेकंड जिनके ऊपर ढेर हो जाते हैं। सोहो इन सभी को पीट कर जिन्हें पटक देता है। यहाँ पर उसे खुद को भी अपनी इतनी पावर का बिल्कुल एहसास नहीं होता। वो सोचने लगता है ऐसा हुआ कैसे। इसके बाद में वो वहां से आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है ये एक बिल्डिंग की तरह है, जिसके अंदर कई सारे फ्लोर है और हर एक फ्लोर के ऊपर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स है। इसी तरह से वो 10th फ्लोर पे पहुंचता है और वहाँ के मॉन्स्टर्स को बड़ी सेंस से खत्म कर देता है। इसके बाद में आता है 20th फ्लोर, जहाँ पर भी कुछ खास मॉन्स्टर्स नहीं होते। इसी तरीके से 13th फ्लोर के सभी मॉन्स्टर्स खत्म करने के बाद में वो सीधे 15th फ्लोर पे पहुंचता है। अब तक उसने टोटल 50 फ्लोर के सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिया है और यहाँ पहुंचने के बाद में वो कहने लगता है ये क्या हो रहा है, यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं इन्हें बड़ी सेंस से खत्म कर पा रहा हूँ। सोहो के इतना कहने के साथ में उस जगह पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर पहुंच जाता है,
और सोहो के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। सोहो भी उस पर अटैक करता है और कुछ सेकंड्स के अंदर यहाँ के भी सारे मोस्टर मारे जाते हैं। फिर सोहो यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, शायद से मैं कुछ ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मैं बहुत तेजी से अपना लेवल अप कर पा रहा हूँ। उस टाइम पर जब मैं उस डार्क नाइट से फाइट कर रहा था, तब उससे 2 बार हारने के बाद में मेरी पावर के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है, जो कि अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर कोई मोस्टर मेरे सामने टिक नहीं पा रहा। ये कहते सोहो हवा में उड़ रहा होता है और हवा में उड़कर उसे एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है। इसे देखकर वो आगे कहता है, ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर काफी सारे मोस्टर्स भी है। इस तरीके से अगर मैं एक ही करके इन मोस्टर्स को मारता रहूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी फुल पावर का यूज करूं तो 1 घंटे के अंदर इस पूरे एरिया को खाली कर सकता हूँ। जी कहने के बाद में सोहो और भी तेजी से अपनी पावर को यूज करना शुरू करता है और कुछ सेकंड्स के अंदर वो 87th फ्लोर पे पहुंच जाता है और यहाँ तक पहुंचने भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके सामने ऐसा कोई मोस्टर नहीं आता जिसको हराना उसके लिए किसी भी तरीके से मुश्किल पड़ा हो। इसी तरीके से सही मोस्टर को हराने के बाद में वो 100 फ्लोर पे पहुंचता है, जहाँ से एक पोर्टल ओपन होता है और वहां से बाहर निकलते हुए कहने लगता है, मैंने पूरे 100 फ्लोर क्लियर कर दिए। किसी भी गेम जिस जगह के लिए 100 नंबर काफी अच्छा नंबर होता है। मुझे लगता है अब जब मैंने इसे क्लियर कर दिया है तो मुझे यहाँ पर कुछ बड़ा मोस्टर देखने को मिल सकता है। ये तो साओ जो उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकलता है, उसे सामने की तरफ से एक लड़की चल करते दिखाई देती है। ये इजली रोधीरू है, जिसके साथ में उसके 2 नाइट्स भी होते हैं। जिन्होंने सीजन 1 देखा है उन्हें पता होगा इजली रोधीरू संजिन वू से D1 कैसल मिली थी जब वो 80th फ्लोर पे था। तब संजिन वू ने कुछ सेकंड्स के अंदर इसके नेट्स खत्म कर दिए थे और फिर इसके बाद में वो इसे भी खत्म करने वाला था। तब इसने उसके सामने सरेंडर कर दिया था और वादा किया था वो हर तरीके से संजिन वू की फाइट में मदद करेगी, और फिर इसने ऐसा कुछ किया भी था। और शायद से थोड़ा मुझे ये भी याद आ रहा है कि एक सीन में इसे संजिन वू को धोखा देने की कोशिश की थी। ये पक्का नहीं है, एक बार कमेंट में बताना। तो अब वापस से करंट स्टोरी की तरफ लौटते हैं। इसलिए रोधीरू अपने नाइट्स के साथ में सोहो की तरफ बढ़ रही होती है। सोहो चल के इसके एकदम पास में आता है, मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, चलो एक ही झटके में इसे खत्म कर देते हैं। ये कहते हुए वो इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। तभी इसलिए कहती है, नहीं नहीं रुक जाओ, 1 मिनट बात तो करो। ये कहते हुए इतनी ज्यादा डर जाती है कि जिन पे गिर जाती है और फिर आगे बोलने लगती है, लिटिल मोनार्च मेरी बात को सुनो, यहाँ पर तुम काफी आगे तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं तुमसे बिल्कुल फाइट नहीं कर सकती और यहाँ पर तो मेरी कोई सेना भी नहीं है, इसलिए तुम ही इस फाइट में जीत चुके हो। मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मानती हूँ, पिछली बार भी तो मैंने सेम ऐसा ही किया था। सोहो कहता है, पिछली बार कब? ये सुनने के साथ में इसलिए को एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है। वो जल्दी से बात को वापस समेटने की कोशिश करती है। सोहो से कहती है, नहीं कुछ नहीं, ऐसे मैंने कुछ फालतू बोल दिया। वैसे अब टाइम हो चुका है, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम है इजली और मैं रीतरू क्लैन से बिलोंग करती हूँ, काफी पावरफुल हूँ मैं, और यहाँ पर फाइनल स्टेज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। 1 मिनट, ये यहाँ की फाइनल स्टेज है, यानी कि मैंने ये सब कुछ खत्म कर दिया है। सोहो इधर देखते हुए बोलने लगता है। इजली कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे आमतौर पर यहाँ पर एक और स्टेज होती है जिसके अंदर आपकी फाइट एक डीमन किंग से होती, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर हम मिल चुका है इसलिए हमने इस स्टेज को यहाँ से हटा दिया है। वैसे फिलहाल आपको खुश होना चाहिए कि आपने ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर एकदम एंड तक पहुंच पाए। हर कोई जिस तरीके से आपने फाइट की है उस तरीके से यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। आपकी फाइट काफी शानदार थी, इसलिए मैं आपको इन्वाइट करती हूँ एक बैंक्वेट के लिए। वहाँ पर आपकी मुलाकात मेरे फादर यानी कि रुधिरू क्लियरन के हेड से हो जाएगी और वहीं पर हम आपकी जीत का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। इसी टाइम पर सोहो की तेज निगाहें किस चीज की ओर पड़ जाती है, उसे देखते हुए कहने लगता है, तुमने भी कहा ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तो इसके बावजूद भी वहाँ पर वो चीज क्या है? जी कहते सोहो एक और ब्लैक होल टाइप गेट की तरफ इशारा कर रहा होता है। इसे देखकर इजली कहती है, ये भी एक गेट है, इसकी मदद से अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आप पूरे इस डीमन कैसल से बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके की पोर्टल्स को गेट कहा जाता है। इसकी मदद से हम एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं। सोहो कहता है, तो ये है गेट, इनकी मदद से एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाया जा सकता है। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक बार जाके चेक करना चाहिए। इसलिए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, हमने आपके लिए पूरा सेलिब्रेशन रेडी करा दिया है, आपको पहले वहां चलना चाहिए, क्या आप हमारे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? सोहो कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे इसे रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि उस बैंकेट के अंदर तुम जो कुछ भी खाने पीने के लिए रखोगे उनमें से कुछ भी मैं खा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि शराब पी सकूं, और इसके अलावा मुझे नहीं पता तुम डीमंस क्या क्या खाते हो, तो इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ से चला जाऊं। ये सुनकर इसलिए रुधिरू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो किस तरीके से खुद को संभालती है और फिर आगे बोलती है, तो फिर ठीक है, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, मुझे यकीन है हमारी मुलाकात कभी दोबारा से हो जाएगी। इसी कहते हुए इसलिए सोच रही होती है, शैडो मोनार्च संजिन वू ने भी मुझसे वादा किया था वो वापस लौटेगा, लेकिन कभी भी वापस लौटा नहीं, ये भी लौटने वाले नहीं है। इसके बाद में सोहो यहाँ जाते हुए आखिरी में बोलता है, वैसे तुमने भी अपना नाम क्या बताया था? इसलिए रुधिरू। मैं वादा करता हूँ अगर कभी दोबारा से तुमसे मिलने के लिए नहीं भी आया तो एटलीस्ट तुम्हारा नाम तो याद रखूंगा ही। वैसे मेरा नाम सोहो है और मैं संजिन वू का बेटा हूँ, दोबारा मुलाकात जरूर होगी। ये सुनकर इजली जो कितनी देर से सोहो को काफी सीरियसली देख रही होती है, एकदम से उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आ जाती है और फिर वो हंसते हुए साहो को वहां से अलविदा कहती है। इसके बाद में साहो उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है
वहाँ से दूसरी साइड उसे काफी सारी खतरनाक चीज दिखाई देती है। इसे देखकर साहू सोचने लगता है कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं जिसके अंदर मैं ऐसे आके फंस चुका हूँ। उस लेडी ने कहा था ये गेम यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये सब क्यों है। साहू के इतना कहने के साथ में वहाँ सामने की तरफ काफी सारी चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। तभी दिखाई देता है एंड्स की एक बहुत बड़ी आर्मी तेज से उस तरफ बढ़ रही है और ये सब के सब अपनी आवाज चिल्लाते हुए जोर से साहू के ऊपर अटैक कर देते हैं। साहू पहले तो इतने सारे नंबर्स के मॉन्स्टर्स को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। पहले थोड़ी देर इधर उधर भागता है, मॉन्स्टर्स उसका पीछा करते हैं। वो कहने लगता है ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर आए कैसे और इन सारे चीटों का साइज कितना ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है मैं इनसे भाग नहीं सकता, मुझे इनसे फाइट करनी होगी। जी कहने के बाद में वो भागना बंद करके जोर से इन एंड्स को अटैक करना शुरू करता है। कुछ सेकंड्स के अंदर काफी सारी एंड्स मारी जाती है और साहू को कुछ स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा लेवल अप हो चुका है, अब तुम लेवल 94 पे पहुंच गए हो। इसे देखकर वो कहता है ये यहाँ पर आती ही जा रही है, चलो बढ़िया ही है, मैंने मार मार कर अपना लेवल अप करूंगा। इसी तरीके से ये फाइट कुछ मिनटों तक और चलती है। साहो यहाँ पर चीटियों का जितना भी ग्रुप होता है इन सभी को खत्म कर देता है और फिर इसके बाद में ऐसा आगे बढ़ने लगता है। और सामने की तरफ पहुंचने पर उसे एक और बड़ा सा डोर दिखाई देता है। इसे देखकर वो कहता है मैंने यहाँ पर अपना अच्छा खासा लेवल अप कर लिया है, मुझे लगता है यहाँ से अंदर के साइड में मैं एंटर कर सकता हूँ, कोई सा मॉन्स्टर नहीं होगा जो कि मेरा सामना कर सके। इसके बाद में साहो उस रूम के अंदर एंटर करता है। उसे वहाँ पर काफी बड़ी एक खाली जगह दिखाई देती है। वो कहने लगता है ये रूम काफी शानदार है और काफी बड़ा भी है और इसके अलावा बाकी जगहों की तरह काफी सारे मॉन्स्टर्स नहीं है, यहाँ पर केवल ये एक ही मॉन्स्टर है। जी कहते हुए साओ का इशारा संजिन वू के एक और ताकतवर मॉन्स्टर की तरफ होता है जिसका नाम है बेरू। और बेरू वही मॉन्स्टर है जो कि साओ के बचपन के टाइम पर साओ के साथ में सबसे ज्यादा खेला करता था और इसका साओ के साथ में सबसे अच्छा अटैचमेंट था। यहाँ पर अब इस तरीके से साओ को अपने सामने देखकर बेरू की आंखों से तेज आंसू बहने लगता है। ये देखकर साओ कहने लगता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम रो रहे हो, लेकिन क्यों। ये सुनने के साथ में ही बेरो अपने इमोशंस के ऊपर पूरी तरह काबू करता है और जोर से चलकर साहो के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ में फाइट शुरू हो जाती है। साहो एक लात मारकर अटैक को डॉच करता है और फिर इसके बाद में उसके भी अटैक शुरू हो जाता है। वो जोर से बेरो के मुंह पर एक अच्छे मुक्का मार देता है, लेकिन इस मुक्के से बेरो के ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं होता। वो दोबारा से साहो के ऊपर अपना अटैक कर देता है। इस अटैक से साहो थोड़ा घबरा जाता है। वो जल्दी से अपने एक हाथ से अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस अटैक को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। तभी एकदम से उसे एहसास होता है ये अटैक तो उसके ऊपर हिट ही नहीं हुआ और ये चीज उसे काफी चौंका देती है। वो देखता है बेरू उसके एकदम पास में है और उसने जानबूझकर उस पर अटैक नहीं किया है। साहो को फिलहाल के लिए इस चीज का कोई भी कारण समझ में नहीं आता। वो उस बिना सोचे ही बेरू के मुंह पर एक और रख के मुक्का मार देता है और साथ में उसे बेरू की गाल से बहते हुए आंसू भी दिखाई देते हैं, जिसके बाद में वो दूर जाकर गिर जाता है। वो जल्दी से अपनी हीलिंग पावर को यूज करता है जो कि बेरू की स्पेशलिटी है, जिसके बाद में ये फाइट दोबारा से आगे बढ़ने लगती है। बेरो अब बिल्कुल भी अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं रख पा रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो साओ के ऊपर भी पूरी ताकत से अटैक करता है। साओ इस अटैक को नीचे झुककर डॉच कर लेता है और फिर उसे दिखाई देता है बेरो ने इस अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर का यूज किया था। उसके हाथों के अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो पिछली साइड जमीन को पूरी तरह से हिला देती है। फिर बेरो का अगला अटैक होता है। ये अटैक डायरेक्टली साओ की ओर पड़ने वाला होता है, लेकिन फिर पहली वाली चीज होती है बेरो का हाथ जैसे ही साओ के एकदम पास से पहुंचता है वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर साओ को समझ में नहीं आता यहाँ पर चल क्या रहा है। वो जोर चिल्ला कहता है इस एंड को प्रॉब्लम क्या है। ये कहते हुए उसके मुंह पर एक और मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद में बेरो दूर जाए गिर जाता है। यहाँ पर शायद से उसकी बॉडी के ऊपर इस मुक्के का काफी खतरनाक इफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश नहीं करता और एंड में कहता है तुम काफी ताकतवर हो चुके हो, मैं यहाँ पर अपनी हार मान लेता हूँ। ये कहने के बाद में वो जमीन पे गिर जाता है और ये देखकर क्लियरली पता चल रहा है बेरो नाटक कर रहा है, क्योंकि पूरी फाइट के अंदर उसके पास में कई बार अटैक और डिफेंड करने के मौके थे और उसने दोनों बारी ये चीज करने की कोशिश नहीं की। फिलहाल साहो को ये चीज समझ में नहीं आती। जैसे ही बेरो हारता है वो कहने लगता है आखिरकार ये फाइट खत्म हुई। इसके बाद में साहो का इस फाइट में जीतने के साथ में ही 5 बार लेवल अप हो जाता है। इसके बाद में उस एंड की बॉडी धुआं बनकर वैसे गायब हो जाती है। एंड में केवल उसकी एक आग दिखाई दे रही होती है जिसमें से अभी भी आंसू बहते जा रहे हैं। साहो इस तरह कहने लगता है ये एंड काफी ज्यादा अजीब थी, इसने कई बार मुझ पर अटैक किए लेकिन एंड टाइम पर अपने अटैक्स को रोक दिया। अच्छा हुआ ये ऐसा कर रही थी, वरना से फाइट करना काफी मुश्किल हो जाता। इस फाइट के अंदर इसका बिहेवियर कैसा भी हो मेरे को जीतने से मतलब है और मैं फाइट में जीत चुका हूँ। ये कहने के साथ में इस जगह पर एक और गेट ओपन हो जाता है। इस गेट को देखकर वो सोचने लगता है मैं अपना कई बार लेवल अप कर चुका हूँ और अब तो मेरा इससे ज्यादा लेवल अप करने का मन भी नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ से घर लौटना चाहता हूँ, काश ये गेट मुझे मेरे घर ले जाए। ये कि तो साओ उस गेट में एंटर करता है, लेकिन इस बार भी वो घर नहीं पहुंचता बल्कि एक और दूसरी जगह पहुंच जाता है और यहाँ पर पहुंचने के साथ ही उसे पिछले बार की तरह ही काफी सारी अजीब सी दिखाई देती है। साओ कहने लगता है फिर से नहीं, ये सब मुझे दोबारा दिखाई दे रहा है और इसी के साथ में वहाँ सामने की तरफ पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक चीज दिखाई देती है। पिछली बार तो केवल छोटी मोटी एंड्स थी, लेकिन इस बार यहाँ सामने की तरफ काफी सारे विशालकाय मॉन्स्टर्स है जो कि सबके सब साओ का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही साओ को वो दिखाई देता है वो सबके सब उस पर अटैक कर देता है। साओ भी उछलकर इनसे फाइट करना शुरू करता है और जब वो इन सभी से फाइट कर रहा होता है कहने लगता है मैं इस टाइम पर लेवल 99 में पहुंच चुका हूँ, मेरी पावर काफी ज्यादा है, मुझे यकीन है मैं इन सभी को भी हरा सकता हूँ।
इसके बाद में ऐसा होता भी है, साहो काफी तेजी से इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है और एक करके मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज भी करता जाता है। सभी मॉन्स्टर्स के अटैक काफी तो स्लो है, साहो के लिए इन्हें डॉज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और कुछ अटैक जो कि साहो की बॉडी के ऊपर हिट हो भी रहा है, उनका भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जैसे ही तलवारें कोई भी साहो की बॉडी के ऊपर पड़ती है, वो तलवार टूट जाती है और साहो बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ साहो का एक अटैक इन मॉन्स्टर्स को ढेर करने के लिए काफी है। वो एक ही मुक्के के अंदर एक उछलता है मॉन्स्टर को वहां पर ढेर करता जा रहा है। साहो की कुछ लातें इन मॉन्स्टर्स को पूरी तरह चित कर देती है। इसी तरीके से ये फाइट आगे बढ़ती जाती है। बड़े मॉन्स्टर्स साहो के ऊपर अटैक करते जाते हैं और साहो हर एक को मारता जाता है। लेकिन ये फाइट बाकी सभी फाइट से काफी लंबी होती है। साहो कुछ मिनटों के अंदर इन्हें खत्म नहीं कर पाता, बल्कि जैसे जैसे वो फाइट करता जा रहा है, मॉन्स्टर्स लगातार आते ही जा रहे हैं। काफी देर तक फाइट करने के बाद में जब साहो को लगता है उसने नंबर्स में इन मॉन्स्टर्स को थोड़ा कम कर दिया है, तभी वहां पर ड्रैगन्स की एंट्री हो जाती है और इन ड्रैगन्स के ऊपर भी काफी सारे और मॉन्स्टर बैठे होते हैं। साहो बिना डरे इन ड्रैगन से फाइट करने लगता है और कुछ ही देर तक ऐसे धूम-धड़ाम के बाद में इन ड्रैगन की संख्या भी यहाँ पर कम होने लगती है। इस सब के बाद में आखिरी में साहो एक ड्रैगन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसकी मदद से हवा में उड़ने लगता है। तभी यहाँ पर सबसे बड़े मॉन्स्टर्स की एंट्री होती है। ये कुछ क्रिस्टल टाइप के मॉन्स्टर्स है, जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है और ये यहाँ पर आकर हंसते हुए बोलने लगता है, आखिरकार कोई तो ऐसा मिला जो कि काफी अच्छी तरह फाइट कर सकता है। पिछले 30 सालों से इस जगह पर जितनी फाइट हो रही है, उनमें से कभी भी किसी फाइट को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे उस फाइट में शामिल होना चाहिए, लेकिन आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिला है जिसे देखकर मुझे लग रहा है इससे तो मुझे फाइट करनी होगी। इसके बाद में ये बंदा थोड़ा क्लियर दिखाई देता है, लेकिन अभी भी पता नहीं चल रहा ये है कौन। अगर किसी को पता है ये बंदा कौन है, प्लीज कमेंट में बता के जाना। तो ये बंदा जो कुछ भी है, ये सनो से आगे बोलता है, तुम भले ही शैडो मोनार्च के बेटे हो, लेकिन इसके बावजूद भी इस फाइट के अंदर मैं बिल्कुल भी नर भी नहीं दिखाऊंगा। जब ये मॉन्स्टर ये कह रहा होता है, इस टाइम पर सनो का ध्यान बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं होता। इसको इसकी आवाज सुनाई नहीं देती कि इसने कहा क्या। सनो बस एकदम से इसके पास आकर इसके मुख पर मुक्का मार देता है और फिर इसे कहने लगता है, दोबारा से अपनी बात को रिपीट करो, तुम क्या कह रहे थे। इसके बाद में सनो बाकी मॉन्स्टर से कूद जाता है। कुछ और मॉन्स्टर को पीटने के बाद में वो दोबारा से अपने ड्रैगन के ऊपर आ जाता है। तभी एक और एनर्जी इस जगह पहुंच जाती है। ये एक स्टाफ है जिसके अंदर कोई मॉन्स्टर किसी एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। सनो अपने ड्रैगन के ऊपर खड़ा होकर ये सब कुछ होता हुआ देख रहा होता है। इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ कर पाए, उसके कुछ करने से पहले उसके ऊपर एक जोर से अटैक होता है। एक बहुत तेज प्रेशर उसके ऊपर आके पड़ता है और वो अपने ड्रैगन के साथ में जिनके ऊपर जाकर गिर जाता है। नीचे गिरते हुए साहो सोचने लगता है, ये किस तरह की एनर्जी है, मैं बिल्कुल भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के ऊपर किसी ने बहुत बुरी तरह दबा दिया है। ये वजन बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा देर तक ये संभाल नहीं सकता। इसके बाद में हम देखते हैं ये सब कुछ ये बंदा कारग्लान कर रहा है, जिसके पास में मैजिकल फॉर्मेशन की पावर है और ये इसी मैजिक का साहो के ऊपर यूज कर रहा है। इसे देखकर साहो कहने लगता है, ये क्या है, इसकी पावर उस डार्क नाइट और इसके अलावा उस एंड से एकदम अलग है। ये यहाँ पर मैजिकल पावर्स का यूज कर रहा है। मुझे एक और चीज समझ में आ चुकी है, ये सारे स्पेशल मॉन्स्टर्स जिन सब तक मैं फाइट कर बताया हूँ, इनमें से केवल 3 मॉन्स्टर स्टेज बॉस थे और ये भी शायद से एक स्टेज बॉस है जिससे मुझे हराना होगा। यही सोचते हुए साहो जोर से आकर जिन पर टकरा जाता है। कारग्लान अभी भी यहाँ पर अपने पावर्स का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से साहो की बॉडी के ऊपर धीरे धीरे करके पत्थर की परत बन जाती है, जो कि उसे और भी ज्यादा इधर उधर हिलने से रोक रही है। इसके बाद में इस जगह पर 3 ड्रैगन पहुंच जाते हैं और ये तीनों ड्रैगन यहाँ पर आने के साथ में ही साहो के ऊपर अपनी एनर्जी फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार होने लगते हैं। इन तीनों की इस एनर्जी को देखकर साहो कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है, ये तीनों ड्रैगन्स करने क्या वाले हैं। तभी एकदम से तीनों ड्रैगन्स अपनी एनर्जी को पूरी ताकत से साहो के ऊपर अनलीश कर देते हैं। जैसे ही इन तीनों की एनर्जी जिनके ऊपर टकराती है, उसके ऊपर एक बहुत तेज धमाका हो जाता है और इस धमाके का रेडियस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तीनों ड्रैगन्स अभी भी रुकने का नाम नहीं लेते। उस धमाके के अंदर ही ये अपनी फ्लेम थ्रो को डालते जाते हैं। तभी एकदम से उस धमाके की एनर्जी के अंदर से कोई बाहर निकलता है और उड़ते हुए सीधा कर इन ड्रैगन्स को अटैक करता है। पहले एक ड्रैगन, फिर दूसरा और फिर आखिरी में तीनों ड्रैगन चित करने के बाद में दिखाई देता है ये अटैक साहो ने किया है। वो दोबारा जमीन पर आ जाता है। इसके बाद में साहो की फाइट और भी कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर से होती है जो कि अभी भी वहां पर है। ये सब करते हुए वो दोबारा से एक ड्रैगन को किडनैप कर लेता है। उसके ऊपर खड़ा होकर उसे अपने कंट्रोल में कर तेजी से कारग्लान की तो बढ़ने लगता है। यहाँ पर साहो का प्लान है इन सभी मॉन्स्टर्स में से जो सबसे ताकतवर मॉन्स्टर है उसे सबसे पहले खत्म कर दिया जाए। तभी एकदम से साहो की घबराहट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कारग्लान अपने हाथों के अंदर एक बहुत बड़े एनर्जी बॉल को बनाने लगता है और फिर इसके बाद में एक ही झटके में वो एनर्जी बॉल शूट होती है और तेजी से साहो की तो बढ़ने लगती है। साहो बड़ी मुश्किल से अपने ड्रैगन की उधर साइड में होकर अटैक को डॉच करता है और ये फायर बॉल सीधे जाकर पीछे की साइड में एक पहाड़ के ऊपर टकरा जाती है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे पहाड़ का वहां से नामो निशान गायब हो जाता है। शुरुआत में तो उस पहाड़ के ऊपर केवल एक छेद होता है, लेकिन जैसे ही वहां पर दूसरा धमाका होता है पूरे एरिया के अंदर जिससे लाइट छाई होती है, वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसे देखने के साथ में साहो बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। यहाँ पे कारग्लान को भी अपने अटैक के इतने खतरनाक होने की उम्मीद नहीं होती। इस एक्सप्लोजन को देखकर वो कहने लगता है, वाह मेरी पावर तो कम से कम बढ़ चुकी है, मैंने भी नहीं सोचा था ये अटैक इतनी जोर से हिट होगा। तभी साहो कारग्लान के ऊपर भी एक मुक्का मारकर उसे भी ढेर कर देता है और फिर पुराने तरीके से ही ये फाइट दोबारा आगे बढ़ने लगती है।
कई सारे मॉन्स्टर साओ के हाथ से पिटते हैं और फिर साओ दोबारा से जिन पर आ जाता है और इसके बाद में उसे दिखाई देता है अब तक उसने जितने मॉन्स्टर्स मारे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, अभी भी आगे एक बहुत बड़ी सेना तैयार है जो कि उसे फाइट करने के लिए आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर अभी भी ये लापता मॉन्स्टर है जिसके बारे में अभी पता नहीं है। ये आगे आते हुए साउथ से बोलने लगता है, क्या तुम्हें लगा था तुम्हारा एक मुक्का मुझे यहाँ पर खत्म कर सकता है? मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इतनी आसानी से तुमसे नहीं हारूंगा। जब से मैं शेडो आर्मी के अंदर ज्वाइन हुआ हूँ तब से मुझे एक बार भी अपने पावर को प्रूफ करने का मौका नहीं मिला। अब फाइनली जब मुझे मौका मिल रहा है जिस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा, यहाँ पर पूरी शेडो आर्मी के सामने मैं अपनी पावर को प्रूफ करूंगा। ये कहते हुए ये दोबारा से साओ के ऊपर अटैक करता है। साओ पहले तो इस थोड़ा बहुत इग्नोर कर इसके बाकी जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें पीटने लगता है और फिर जब उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ एकदम बेकार है, वो कितने मॉन्स्टर्स को मार ले कोई फायदा नहीं होगा, तो वो एक जगह पर आके रुक जाता है और कहने लगता है अब मुझे कुछ और करना होगा क्योंकि अब तक मैं काफी मॉन्स्टर्स को मार चुका हूँ लेकिन एक बार भी मेरा लेवल अप नहीं हुआ। यानी कि अब केवल एक चीज हो सकती है, मेरे पास में जो पावर्स है मुझे उन्हीं को और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना होगा। ये समझ में आने के साथ में ही साओ के ग्लव्स टूट जाते हैं और फिर उसके हाथों में काफी ज्यादा एनर्जी जाती है। वो इधर से उधर हवा में मुक्के मारने लगता है जिसके साथ में ही हाथों के अंदर से जिससे मुक्कों का ओरा बाहर निकलता है जो कि तेजी से इन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है। और इसी के साथ में अभी फाइट दोबारा से साओ की तरफ आ जाती है। मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से वहां से गायब होने लगता है क्योंकि अब साओ एक करके नहीं बल्कि एक साथ कई सारे मॉन्स्टर्स को पीट सकता है। इस तरीके से कई सारे ड्रैगन्स को पीटने के बाद में आखिर में कारग्लान की बारी आती है जो कि अभी भी पिछले अटैक से खुद को संभाल रहा होता है। जैसे ही साओ की एनर्जी इस वजह से पहुंचती है कि जल्दी से अपने सामने अपने मैजिक से एक शील्ड बना लेता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है। तभी साओ अपनी रफ्तार दिखाते हुए इसके पीछे की साइड में आता है और फिर इसे कहने लगता है तुम्हारी टेक्निक्स बहुत पुरानी और बोरिंग हो चुकी है, मुझे इस फाइट के अंदर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, चलो अब इसे खत्म करते हैं। जी कहते हुए वो कारग्लान की पीठ के ऊपर एक अटैक करके उसे भी वहां से गायब कर देता है। कारग्लान के मरने के साथ में फाइनली वो टाइम आता है जब यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और अब नए मॉन्स्टर्स भी नहीं आ रहे। इसके बाद में साओ अपने हाथों की तरफ देखता है, उसे दिखाई देता है उसके हाथों के अंदर दोबारा से ग्लव्स आ चुके हैं लेकिन अब की बार ये पिछली बार से अलग है, ये कुछ क्रिस्टल टाइप के है। इसके बाद वो सोचने लगता है इस पूरी फाइट के अंदर एक बार भी मेरा लेवल अप नहीं हुआ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी अभी भी काफी बढ़ गई है, मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया हूँ। साओ के इतना सोचने के साथ में इस जगह पर एक और मॉन्स्टर की एंट्री होती है जो कि शायद से इस फाइट का आखिरी मॉन्स्टर हो सकता है और ये है संजिन वू का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बेलियन, जिसके यहाँ पर आने के साथ में इस जगह की वाइब भी एकदम बदल जाती है। सब जगह पर एक एनर्जी फैल जाती है। इस एनर्जी को साओ फील कर लेता है। वो कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे यहाँ पर आने से मुझे एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट फील हो चुका है। साहो की इस बात के जवाब में बेलियन कुछ जवाब नहीं देता। इसके कुछ सेकंड बाद में साहो का एहसास होता है कि ये बात कर सकता है। साहो इसे कहता है मुझे इस तरह से पता है कि तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम अभी मुझसे कह सकते हो। मेरे पास में कुछ सवाल है, हम दोनों के बीच में इससे पहले लड़ाई शुरू हो मैं उन सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताओ यहाँ पर सब चल क्या रहा है, ये सारे मॉन्स्टर्स कौन है और मैं क्या इन मॉन्स्टर्स को इस तरीके से खत्म कर नेचर के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा एक और सवाल है, अब यहाँ पर कितने और मॉन्स्टर्स बाकी है, क्या मैंने सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है? बेलियन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब तुम उस टावर के अंदर थे उस टावर के अंदर तुमने जितने मॉन्स्टर्स मारे उन सभी को भी शामिल कर लिया जाए तो तुमने अभी तक 0.03% मॉन्स्टर्स को ही मारा है। तुम इसे इस तरह समझ सकते हो कि अगर एक सेना के अंदर 3000 टोटल सोल्जर्स हो तो तुमने केवल एक सोल्जर को अभी तक खत्म किया है, अभी पूरी की पूरी सेना बाकी है। ये सुनकर साहो इन सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स की लाशों को देखने लगता है और फिर कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम, मैंने अभी तक 0.03% मॉन्स्टर्स को ही मारा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी तक लाखों मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुका हूँ लेकिन फिर भी ये नंबर इतना तक कम नहीं हो सकता। कोई ऐसा तो नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, केवल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? देखो मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारी बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, चलो फाइट शुरू करते हैं। इसी टाइम पर बेलियन अपना थोड़ा सा सर झुकाते हुए बोलने लगता है वाइस लॉर्ड आप काफी बड़े हो चुके हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता के अंदर भी काफी बदलाव आया है, चलिए शुरू करते हैं। बेलियन ये कहने के साथ में अपने पावर्स का यूज करना शुरू करता है। वो एक ही सेकंड में साओ के होकर सामने से गायब हो जाता है और फिर बहुत तेज रफ्तार से उसके पास में आकर उस पर एक जोर से टक्कर देता है। साहो इस अटैक को झुके डॉच कर लेता है और फिर कहने लगता है मैं जिस भी किसी से मिल रहा हूँ वो कई बार मुझे वाइस लॉर्ड कह रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम सब लोग मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहे हो? मुझे बताओ ये वाइस लॉर्ड है कौन और इस वाइस लॉर्ड का मतलब होता क्या है? क्या ये किसी तरीके से उस चीज से रिलेटेड है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर लाया गया है? ये कहते हुए साहो का एक बहुत जोरदार मुक्का बेलियन के ऊपर पड़ जाता है लेकिन बेलियन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उस मुक्के का उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। ये चीज साहो को थोड़ी परेशान कर देती है। वो दूसरे हाथ से दोबारा मुक्का मारने की कोशिश करता है और फिर कहता है और तुम मुझे जो ये वाइस लॉर्ड बुला रहे हो इससे मुझे थोड़ी इंसल्ट फील हो रही है, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ इसलिए तुम्हें मुझे लॉर्ड बुलाना चाहिए, यहाँ पर मेरे ऊपर कोई भी नहीं है इसलिए इस जगह का लॉर्ड मैं हूँ। ये कहते हुए साओ जब अटैक कर रहा होता है तो बेलियन दोबारा से अपनी स्पीड का यूज करता है और तेज से भगकर साओ के पीछे साइड में आ जाता है। साओ समझ में नहीं आता ये हुआ क्या,
उसके कुछ समझने से पहले उसके ऊपर एक और अटैक हो जाता है। बेलियन जोर से अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और जमीन के अंदर से कुछ अजीब चीजें बाहर निकलने लगती है। इस सारी साहो के ऊपर जोर से अटैक कर देती है। ये असल में बेलियन की स्पेशल स्वॉर्ड है जो कि इस तरीके की बेलों के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर जमीन के अंदर से बाहर निकल रही है। साहो अपने क्रिस्टल ग्लव की मदद से इन अटैक्स को ब्लॉक करता है और फिर कहने लगता है इसके पास में ये काफी शानदार स्वॉर्ड है जो कि जमीन के अंदर से भी मुझ पर अटैक कर रही है। यही मेरे लिए एकदम सही मौका है। इस बंदे का अभी पूरा फोकस अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करने में, इसी टाइम पर मुझे इस पर अटैक करना होगा। जगते साहो बेलियन के एकदम पास में आता है और उसके पेट पर एक मुक्का मार देता है। जब साहो का मुक्का बेलियन की तो बढ़ रहा होता है, इसी टाइम पर बेलियन की स्वॉर्ड की एक बेल भी साहो की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन साहो की रफ्तार ज्यादा है और वो बेलियन के एकदम पास से पहुंच चुका है। वो जोर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस बार इस अटैक की पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बेलियन के लिए नहीं। बेलियन अपने हाथों की मदद से ही अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इन दोनों चीजों के आपस में टकराने के कारण उस गप पर बहुत तेज हवा चलने लगती है, लेकिन अटैक तो ब्लॉक हो ही गया है। इसके बाद में साहो एक सेकंड भी रुकता नहीं है, वो जल्दी से एक लात बेलियन की ओर मार देता है। बेलियन अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर समन करता है और फिर उससे अटैक को ब्लॉक करता है। इसी समय साहो के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल आती है। वो कहने लगता है तुमने अपने दोनों हाथों से अपनी स्वॉर्ड पकड़ रखी है और इस स्वॉर्ड की मदद से तुम अपने चेहरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? अब तुम अपने पेट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये लो, अब की बार इस मुक्के को स्वाद चको। इसी प्लानिंग के साथ में साहो का मुक्का पूरी ताकत से बेलियन के पेट में पड़ जाता है। इस बार ये टेक्निक काम करती है। इस बार बेलियन खुद को अपनी जगह पर स्टक नहीं रख पाता। मुक्का पड़ने के साथ में वो जोर से चल जाता है और घसीटता हुआ काफी दूर जा गिरता है। साहो का यह मुक्का काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन बेलियन को खत्म करने की गिलाफी नहीं है। बेलियन तुरंत ही दोबारा से खड़ा हो जाता है। ये देखो, साहो बोलता है इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुमसे फाइट करना काफी मुश्किल है और इसके अलावा तुम्हारा आर्मर भी काफी अच्छा है जो कि तुम्हें हर एक डैमेज से बचा रहा है। लेकिन फिर भी इस फाइट के अंदर तो जीतने में ही वाला हूँ। चाहे इस फाइट के रिजल्ट कुछ भी निकले, मुझे तुमसे पूरा दिन ही क्यों ना फाइट करना पड़े, लेकिन मैं फाइट करके रहूंगा और फिर आखिर में जाकर मेरी जीत होगी। हम ये सारा टाइम वेस्ट को होने से रोक सकते हैं। यहाँ पर हमारी फाइट अभी की भी रुक जाएगी अगर तुम इस जगह के मास्टर को मेरे सामने लेके आ जाओगे। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ के मास्टर हो, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किंग नहीं हो। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा इस जगह के असली किंग को मेरे सामने लेके आ जाओ। ये सुनकर बेलियन सोचने लगता है इसे पता चल गया, लेकिन चलो बढ़िया ही है, कभी ना कभी तो इसे पता चलना ही था। बेलियन के इतना सोचने के साथ में ही साहो को उस जगह पर कुछ हलचल फील होती है। वो जल्दी से ऊपर तो दिखता है और फिर कहने लगता है शायद से जिसका मैं इंतजार कर रहा था वो यहीं पर आ रहा है। इसी के साथ में साहो का आसमान में एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देता है और ये बाकियों की तरह कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं, इसका नाम कमीश है, जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है जिसने अपना चेहरा एक हुडी से ढक रखा है। इसके बाद में वो साहो की तरफ देखकर वहां से नीचे की तरफ कूद जाता है। इस बंदे के नीचे गिरने के साथ में साहो दोबारा से फाइट के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है शायद से तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था, इस जगह किंग। यही कहते हुए साहो की नजर इस बंदे के हाथों की तरफ पड़ती है। इसके दोनों हाथों के अंदर अलग अलग वेपन है। इसके एक हाथ में स्वॉर्ड और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा खंजर है और इस बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर देखकर ये साहो पता चल रहा है ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। इसे देखकर साहो बोलने लगता है पिछले काफी टाइम से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर इस जगह पर आया है। शायद से इतने लंबे टाइम से जो मेरा लेवल अप रुका हुआ था वो इसको आने से शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे उससे बात करनी चाहिए। फिर साहो इस बंदे से बोलता है क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? ये सुनने के बाद भी सामने तरफ से कोई आवाज नहीं आती। साहो कहता है तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, मुझे जवाब भी नहीं दे रहे। इसके बाद में उस जगह पर एक पोर्टल ओपन होता है जो कि इस बंदे के ठीक पीछे है। इसे देखकर साहो बोलने लगता है अभी तक तो मैंने मेन विलन को हराया ही नहीं है। हर बार जब मैं बॉस मास्टर को मार रहा था उसके बाद में इस तरह के पोर्टल ओपन हो रहे थे, इस बार तो ये बहुत जल्दी ही ओपन हो गया। यानी कि इसका मतलब ये बंदा यहाँ पर मुझे इस पोर्टल के अंदर घुसने से रोकने के लिए आया है। मुझे अब तो इस पोर्टल के अंदर किसी भी तरह से घुसना ही है। शायद से यहाँ की आखिरी फाइट होने वाली है। इस पोर्टल के अंदर घुसने के साथ में ही मैं दोबारा से अपने नॉर्मल वर्ल्ड में पहुंच सकता हूँ। तो फिर अब तो इस फाइट के अंदर मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है। ये कहते हुए साहो अपना अटैक शुरू करता है। जी कहते हुए साहो इस बंदे के ऊपर अपना अटैक करना शुरू करता है। वो तेजी से इस बंदे की तरफ अपना मुक्का के बढ़ने लगता है। ये दूसरा बंदा भी सेम ऐसे करता है। दोनों की एनर्जी एक दूसरे को बढ़ रही होती है और फिर पूरी रफ्तार में एक दूसरे टकरा जाती है। यहाँ पर इस टक्कर का एक बहुत ही खतरनाक सा इम्पैक्ट दिखाई देता है। सारा इम्पैक्ट साहो के ऊपर हुआ है क्योंकि इस दूसरे बंदे के एक हाथ के अंदर एक खंजर था और उसने इसी खंजर से साहो के हाथ पर अटैक किया है, जिससे उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। इस मुक्के के इम्पैक्ट से वो तो संभाल रहा होता है, तभी ये दूसरा बंदा दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है। साहो इस बार भी किस तरीके से अटैक को ब्लॉक करता है और सोचने लगता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा तेज है, इससे मुझे थोड़ा बच के रहना होगा। साहो के इतना कहने के साथ में ही ये बंदा अपनी असली पावर दिखाता है और फिर जल्दी से अपनी तलवार निकालकर उससे साहो के ऊपर अटैक कर देता है। साहो अपने ग्लव्स की मदद से अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। उस दूसरे बंदे की स्वॉर्ड बुरी तरह से घूमती है और साहो की बॉडी के ऊपर कई सारे कट पड़ जाते हैं। जब साहो अपने ग्लव्स की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो सोचने लगता है ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, काफी अलग तरीके से मुझे पर अटैक कर रहा है। अब तक जितने मुसीबत आए हैं ये उन सभी में से सबसे ज्यादा अलग है।
मुझे इससे थोड़ा अलग तरह से फाइट करनी होगी। इसी टाइम पर वो बंदा साओ के ऊपर एक जोर से अटैक करता है और साओ को सीटता हुआ थोड़ा पीछे तक खिसक जाता है। इसके बाद में वो जल्दी से खुद संभालता है, उसके चेहरे के ऊपर से सब जगह से खून बह रहा है। फिर वो कहने लगता है अब इस फाइट के अंदर मैं हार नहीं सकता हूँ। यहाँ पर इतना आगे आने के बाद में इस तरह से हारना मेरे लिए बहुत शर्मनाक होगा। मुझे किसी भी तरीके से इस फाइट में जीतना है। मैंने अब तक यहाँ पर कई सारे मुश्किल को हराया है, अपनी पावर को काफी अच्छी तरह गेन किया है, अपनी पावर्स को यूज करना सीखा है, कॉम्बैट स्किल भी काफी अच्छी हो चुकी है। इसके बावजूद भी अगर मैं किसी इंसान जैसे जीव से हार जाऊं, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है। इसे हराने के लिए मैं फुल फोर्स लगा दूंगा। भले ही यहाँ पर ये इंसान कितना भी ताकतवर हो, लेकिन इस फाइट के अंदर मेरी जीत होने वाली है। ये अब मेरी असली पावर देखेगा। ये कहते हुए साहो इस बंदे के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। दोनों बंदे एक दूसरे के एकदम पास से गुजरते हैं। इस दूसरे बंदे के हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। साहो को एकदम पता भी नहीं पड़ता और उसके ऊपर एक बहुत जोर से अटैक हो जाता है, जिसके तुरंत बाद उसके हाथ में जो ग्लव होता है इसके टुकड़े हो जाते हैं। ये चीज साहो को और भी चौंका देती है। वो कहने लगता है ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हजारों मुश्किल को मारने के बावजूद भी ये ग्लव कभी टूटे नहीं, लेकिन केवल एक अटैक से अब की बार ये ग्लव इतनी बुरी तरह चकनाचूर हो गए। तुम हो कौन? लेकिन ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इन ग्लव्स की पावर इतनी ज्यादा थी। साहो ये सब सोचते हुए काफी घबरा रहा होता है, लेकिन फिर दोबारा से अपने दूसरे हाथ से उस दूसरे बंदे के ऊपर अटैक करता है। वो दूसरा बंदा इस बार साइड में होकर अटैक को डॉच कर लेता है और फिर साहो के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और फिर उसे बड़े आराम से कहता है शांत हो जाओ। क्या तुम्हें इस सब के अंदर मजा आ रहा है? मुझे बताओ तुम्हें ये गेम कैसा लगा? साहो अब इस और रिंग साथ ही पहचान जाता है। वो शांत होता है और फिर क्या लगता है क्या कहा तुमने? गेम? और इसके अलावा तुम्हारी आवाज तो काफी जानी बेचानी है। ये कहते वो उस बंदे के चेहरे की तरफ दिखता है। अब उसे उसका चेहरा दिखाई देने लगा है। ये असल में साक्षात साहो का फादर है, यानी कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर सन जिन वू। अपने फादर को अपने सामने देखकर साहो कहने लगता है फादर आप यहाँ पर। इसी टाइम पर सन जिन वू साहो की पीठ के ऊपर एक जोर से अटैक कर उसे सामने से धक्का देता है और फिर आगे कहने लगता है हम दोनों के आपस में बात करने का ये सही समय नहीं आया है। तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। अभी फिलहाल तुमसे बात करना काफी जल्दी हो जाएगा। ये कहने के साथ में साहो के सामने की तरफ एक पोर्टल बंद हो जाता है। साहो लगातार अपने फादर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन धक्का करने के कारण वो सीधे जाकर उस पोर्टल के अंदर गिर जाता है, जिसकी तुरंत बाद में चिल्लाते हुए उससे ही खुलती है। वो दोबारा से अपने स्कूल के अंदर है। उसने स्कूल के कपड़े पहने हुए हैं और वो अपने क्लास की एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। वो उठते हुए कहने लगता है ये सब क्या हुआ? यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या सच में अभी मैंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ मेरा भ्रम था? ठीक है, तो साहो अपना सर पकड़ लेता है और फिर कहता है नहीं, ये सब कुछ असली तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। मैंने जरूर से कोई सपना ही देखा था। शायद से मैं इन गेम्स या फिक्शन मूवीज के अंदर कुछ ज्यादा ध्यान देने लगा हूँ, इस वजह से मुझे सब कुछ दिखाई भी देने लगा है। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हजारों मुश्किलों को हराने के बाद में मेरी आखिरी में जिससे फाइट हुई वो असल में मेरे फादर थे। इसी टाइम पर उस जगह से एक लड़की गुजरती है। वो साहो की ऐसा देखकर उसे कहने लगती है क्या तुम अभी भी यहीं पर हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हें मदद चाहिए? साहो बोलता है हाँ बिल्कुल, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इसके बाद में साहो और वो लड़की वहां चलने लगता है। जहाँ से इस बिल्डिंग के ठीक ऊपर हमें सन जिन वू दिखाई देता है, जो कि अपने कुछ शैडो मोस्टर के साथ में यहाँ पर ये साहो के ऊपर नजर रखे हुए है। साहो को देखते हुए सन जिन वू कहने लगता है इस बार तो ये काफी शानदार था। इसने काफी लंबे टाइम तक इन सारे मोस्टर से फाइट की और इस बार तो ये काफी आगे तक ही पहुंच गया था। ये सुनकर सन जिन वू का एक मोस्टर बोलता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बार ये काफी जबरदस्त था। वैसे क्या आपको भी नहीं लगता यंग मोनार्च को उनकी पावर्स के बारे में बताने का ये एकदम सही समय है? हमें उन्हें उनकी पावर्स के बारे में बता देना चाहिए। इस मोस्टर के इतना कहने के बाद में एक बहुत बड़ी चीज का खुलासा होता है। ये आगे बोलता है हमने पहले भी कई बार यंग मोनार्च के ऊपर इसी तरह की टेस्टिंग की है। वो कई बार उस टावर के अंदर टॉप तक पहुंच चुके हैं और उससे भी कई बार उन्होंने कई सारे मोस्टर्स को हराया है, लेकिन अब की बार ये पहली बार हुआ कि उनकी फाइट डायरेक्टली आपसे हुई, वरना वो अब तक कभी भी आप तक पहुंच ही नहीं पाए थे। वो अब की बार आपको फाइट में चैलेंज कर पाए, जिसका मतलब वो काफी पावरफुल हो चुका है और इस काबिल भी कि उन्हें सच्चाई बता दी जाए। इस मोस्टर के इतना कहने के साथ में ये चीज क्लियर हो जाती है कि सन जिन वू अपने बेटे के साथ में ये मौत का खेल लगभग हर रोज ही खेलता आ रहा है और हर बार साहो इस गेम को पिछली बार से भी ज्यादा अच्छी तरह से कंप्लीट करता है। सन जिन वू आगे कहता है वैसे क्या तुम्हें लगता है हम अब तक जितने मोस्टर से फाइट करते हैं उनसे फाइट में इसलिए जीते क्योंकि हम उनसे ज्यादा ताकतवर थे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था। हमें फाइट करने से पहले सोचना पड़ता है कि किस तरीके से उस फाइट में शामिल होने के बाद में हम वहां से निकल सकता है। इसी चीज का साहो के अंदर डेवलप होना अभी बाकी है। साहो को अभी पता नहीं है कि फाइट के अंदर कूदने से पहले उस फाइट में से बाहर निकलने की चीजों का इंतजाम कर लेना चाहिए। वहां पर उस जगह पर लाखों मोस्टर्स थे, उन सभी से साहो बिना किसी चीज के और बिना किसी बैकअप के फाइट किया जा रहा था। वो इसी चिंता नहीं कर रहा था कि यहाँ पर उसकी डेथ भी हो सकती है। मुझे लगता है यही चीज उसे अभी सच्चाई जानने से नाकाबिल प्रूफ करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेवकूफी और बहादुरी के अंदर अभी केवल थोड़ा फर्क बाकी है। अभी इस टाइम पर वो बेवकूफी की स्टेज पर ही है, लेकिन उसे थोड़ा और टाइम लगेगा बहादुरी की स्टेज पर आने में। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ से हम सन जिन वू के शेडो एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसका ये एंट मॉन्स्टर है जिसके हाथ में एक पिक्चर होती है जिसके अंदर
हमारे हीरो संजय वू के बेटे साहो ने एक पेंटिंग बनाई थी, वो भी कई सालों पहले, जिसके अंदर ये एंट मॉन्स्टर और साहो है। इसी पेंटिंग को देखकर ये एंट मॉन्स्टर लगातार रो रहा होता है और उसके माइंड में एक उम्मीद होती है कि एक टाइम आएगा जब दोबारा से साहो से मिल पाएगा। इस एंट को इस तरह देखकर संजय वू इसे कहने लगता है, मेरे पास में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हमें जल्दी से उसके लिए निकलना होगा। जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा हम किसी बड़ी जगह पर कुछ खाने के लिए जाएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एक न्यूज का सीन देखते हैं जिसके अंदर कोई बता रहा होता है कि एक लड़का और एक लड़की, इसे हाल ही में अरेस्ट कर लिया गया है, इन्होंने कुछ इनलीगल किया था। इसके बाद में दूसरी एक बहुत बड़ी खबर आती है कि जंगल के अंदर एक बहुत खतरनाक आग लग गई है जो कि लगातार फैलती जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम अपनी पूरी जान लगा रही है कि किसी भी तरीके से इस आग को रोक सके, लेकिन उन्हें शक है यह आग बढ़ते बढ़ते शहरी इलाके तक पहुंच सकती है, इसलिए शहर के सभी लोग पूरे सावधान रहे। इसके कुछ देर बाद में एक दूसरी खबर आती है कि इस आग के शहर के अंदर पहुंचने से पहले ही इसे बुझा दिया गया है। फायर ब्रिगेड के सैकड़ों सिपाहियों ने साथ में मिलकर इस काम को अंजाम किया है और ये करने के लिए उन्होंने कई सारी फायर मशीन्स का यूज किया है ताकि इस आग को बुझाया जा सके। ये हमारे सेवियर है। यहाँ से हम इस फायर स्पॉट का सीन देखते हैं जहाँ पर फायर ब्रिगेड जितने बंदे होते हैं ये सबके सब बुरी तरह थके हुए हैं, क्योंकि ये पिछले कई घंटों से लगातार काम कर रहे थे ताकि इस आग को शहर तक पहुंचने से रोक सके। यहाँ पर एक बंदा आराम से बैठा होता है, तभी से कान के पास में कोई बहुत ठंडी चीज आती है। ये कहने लगता है, कौन है यहाँ पर, ये टच करने में काफी अच्छा लग रहा है। तभी सामने की तरफ जो बंदा खड़ा होता है वो कहने लगता है, तुमने आज काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से काफी सारे लोगों की जान बच गई। ये फायरमैन बोलता है, वैसे संजय वो कहाँ पर है, वो काफी टाइम से दिखाई नहीं दिया। दूसरा बंदा बोलता है, संजय वो हम सब थोड़ा अलग है, हम सब के सब यहाँ पे काम करने के बाद में इतनी बुरी से थक चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर भी स्फूर्ति है। वो तेजी से जहाँ काम खत्म होने के बाद में किस दूसरे काम पर निकल गया। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है उसके अंदर इतनी एनर्जी आकाश जाती है। ये सुनकर वो फायरमैन बोलता है, हाँ सच में वो बहुत खास है, मैं भी उसकी तरह काफी मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे अंदर भी उसकी जितनी पावर हो जाएगी। ये कहते हुए इस फायरमैन की नजर आसमान की तरफ बढ़ती है, उसे वहां पर कोई बड़ी चीज उड़ती दिखाई देती है। वो अपने साथी बंदे से कहता है, देखो वहां पर कुछ है। साथी बंदा बोलता है, शायद से कोई हवा का पार्टिकल होगा, हमने जो यहाँ पर आग बुझाई है उससे कोई चीज वहां पर हवा में बन चुकी है, केवल एक धुएं गुब्बारा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो कोई प्लेन टाइप कुछ हो। यही बात करते हुए ये दोनों बंदे इस हवा में उड़ती हुई चीज को पूरी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से हम शहर के अंदर एक बिल्डिंग का सीन दिखते हैं। ये एक बहुत शानदार कंपनी है जो कि गेम्स वगैरह बनाती है। यहाँ पर दो बंदे आराम से चल रहे होते हैं, इनमें से एक बॉस है और दूसरा कलीग। बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हुए बॉस अपने इस एम्प्लॉय से पूछता है, हमने कल कहाँ तक काम किया था, मुझे जल्दी से काम की रिपोर्ट दो। एम्प्लॉय बोलता है, हमें हाल ही में एक गेम रिलीज करना है, उस गेम का सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, केवल उससे एक नाम बाकी है, क्या आप हमें नाम सजेस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर बॉस कुछ रिप्लाई नहीं करता, वो बस आगे बढ़ता जाता है। एम्प्लॉय बोलता है, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, प्लीज जवाब दीजिए, गेम का नाम क्या रखना है, वैसे भी काफी डिले हो चुका है। तभी एकदम से वो बॉस काफी ज्यादा खुश जाता है और एकदम वो वापस हॉल के अंदर एंटर करते हुए कहने लगता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मुझे पता चला है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं जल्दी ही फादर बनने वाला हूँ। बॉस जब ये कहता है तब तक वो अपनी कंपनी के मेन हॉल के अंदर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर और भी काफी सारे एम्प्लॉय होते हैं जो इस सुनने के साथ में ही अपने बॉस को कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। इसके बाद में बॉस अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। वैसे इस बंदे का नाम यूजिन हो है, जो कि हमारे हीरो संजिन वू का ब्रदर इन लॉ है। इसने संजिन वू की बहन सन जिन्ना से शादी की थी। अपनी चेयर की ओर बैठते हुए ये अपने साथ के कुछ एम्प्लॉय से बोलने लगता है, मैं डिसाइड कर लिया है अपने नए गेम को क्या रखना है, इसका नाम होगा ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये नाम यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज होते हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। चेयरमैन बोलने लगता है, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया, मुझे हमारे गेम के लिए ये सबसे शानदार नाम लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसी खुशी में मेरे माइंड में ये नाम आया है, हम इसका नाम यही रखेंगे। ये सुनकर वो सारे एम्प्लॉय एकदम से बॉस के पास में आता है और उसे कह लगता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये नाम एकदम बेकार है, प्लीज एक बार इसके बारे में दोबारा सोचिए, हमारा गेम इस टाइप का है ही नहीं जिसके लिए हम ऐसा नाम रख सकें। हम सभी ने इस गेम को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, हम सभी का पूरा फ्यूचर इसी गेम को डिपेंड करता है और हमारी कंपनी का भी, केवल एक नाम के जैसे हम इसे खराब नहीं होने दे सकते। यही कहते हुए जब सारे एम्प्लॉयज इसके बताए हुए नाम का इतनी बुरी तरह से इंसल्ट कर रहे होता है तो ये सुनकर यूजिन सोचने लगता है कि सच में मेरी चॉइस इतनी ज्यादा बेकार है, यानी किसका मतलब अपने बच्चे के नाम के लिए मुझे खुद से कोई भी नाम सोचना ही नहीं चाहिए। अपने बच्चे का नाम मैं संजिन वू और संजना से बात करके रखूंगा। इसके बाद में यूजिनो अपने सारे एम्प्लॉय से आगे बोलता है, तुम लोग इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, जब हमारा कोई इन्वेस्टर आएगा तो इन्वेस्टर सब कुछ ध्यान रख लेगा कि गेम का नाम क्या रखना है। एम्प्लॉयज बोलते हैं, इन्वेस्टर अभी तक अपने गेम लॉन्च भी नहीं किया और आपको इन्वेस्टर भी मिल गया। यूजिनो बोलता है, हाँ बिल्कुल मुझे मिल चुका है, मेरे को एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिला है जिसका नाम काओ जोंग है और वो हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है। ये सुनकर ये सारे एम्प्लॉय बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। यहाँ से हम थोड़ी अलग जगह से देखते हैं। इस जगह पर यूजिनो के नाम का एक आर्टिकल रखा हुआ है जिसे 3-4 लोग देख रहे हैं। इसी आर्टिकल को देखते हुए एक लड़का कहने लगता है, आप देख रहे हैं इसे, इस बंदे को, ये तो आपका सन इन लॉ है ना।
इनकी बातें सुनकर संजू का फादर बोलता है, हाँ ये बात एकदम सच है, मैं जल्दी ही ग्रैंड फादर बनने वाला हूँ दोबारा से। इन्हीं सारी अच्छी खबरों के साथ में शाम हो जाती है, जिसके तुरंत बाद इस दुनिया को बदल देने वाला इम्पैक्ट दोबारा शुरू होता है। आसमान के अंदर जैसे एक ब्लैक होल से ओपन हो जाता है। ये एक गेट है। ये गेट खुलने के साथ में शुरुआत में तो एकदम शांत होता है। सभी लोग हंटर एसोसिएशन के अंदर कई सारे कॉल करने लगते हैं और सारी बात होने के बाद में ये डिसाइड होता है कि संजय वू को इस पूरे केस की बागडोर दी जाएगी। वो जाकर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। यहाँ से हम इस स्कूल के पास देखते हैं जहाँ पर संजय वू का बेटा साहो अपनी एक दोस्त के साथ में उसके साथ में रोग पर सिद्धर का एक मैच करता है और बुरी तरह हार जाता है। लड़की तुरंत ही अपना बैग साहो को पकड़ा देती है और उसे कहने लगती है, तुम्हारा लक बहुत ज्यादा बुरा है, अब तुम्हें पूरे समय मेरा बैग उठाना होगा। ये सुनकर साहो उस लड़की का बैग ले लेता है। तभी आसमान के अंदर हलचल शुरू होती है। ये इसी टाइम पर यहाँ पर पोर्टल ओपन हुआ है। साहो ऊपर तो देखने लगता है। लड़की बोलती है, वहाँ पर क्या है? कुछ जिसे दिखाई दे रहा है, एक अजीब सी रोशनी। साहो यहाँ पर इस चीज को इग्नोर करते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं वो कुछ भी नहीं है, केवल सूरज है, हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। लड़की भी यहाँ पर इस चीज के ऊपर कुछ ध्यान देती और ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइम पर आसमान में एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जिसके ऊपर संजय वो खड़ा हुआ है और उसके साथ में उसकी वाइफ हेन भी है। यहाँ पर इसने भी वो गेट देख लिया है। उसे देखने के बाद में ये संजय से कहने लगती है, कई सालों बाद में ऐसा गेट दिखाई दिया है। तभी संजय वो अपने पास से एक बॉक्स बाहर निकालता है। ये असल में एक गिफ्ट है। आज के दिन संजय वो की शादी को 16 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो हैन के लिए नेकलेस लाया होता है। ये उसे पहना देता है और फिर उससे कहने लगता है, मुझे ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, इस बार मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। यही कहते हुए ये दोनों एक दूसरे किस करते हैं। इसके बाद में संजय कहता है, अब टाइम हो चुका है, तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। हेन बोलती है, ठीक है अभी फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं हर समय तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी लौट आना। इसके बाद में संजय वो उस ड्रैगन के ऊपर से नीचे उतर जाता है और हेन उस ड्रैगन के ऊपर बैठे बैठे वहां से चली जाती है। इसके बाद में संजय वो अकेला उड़ते हुए इस गेट के पास आता है। अंदर से देखने लगता है और फिर कहता है, ये गेट हमेशा से काफी अलग है, अंदर कुछ अलग तरह के मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, हमें उनका सामना करना होगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से इसे सुलझा देंगे। संजय वो के इतना करने के साथ में उसकी बॉडी के अंदर से उसकी शैडो आर्मी बाहर आने लगती है और फिर इसके बाद में संजय वू का एक इशारा और सारी सेना तेजी से उस गेट के अंदर घुस जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम इस पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा आतंक मचा हुआ है। किसी ने काफी सारी चीजों को तोड़ रखा है और यहाँ पर घूमते हुए कोई कहने लगता है, मैं काफी ज्यादा डर रहा हूँ, ये जगह काफी ज्यादा अजीब सी है, काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझ पर अटैक करने के लिए आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जब मुझे किस तरह सर्वाइव करना है। इसी के साथ में इस जगह पर एक हाथ दिखाई देता है। ये हाथ संजय वू का नहीं बल्कि साहो का है और जी यहाँ पर एक गेट के सामने खड़ा हुआ है। गेट को देख के कहने लगता है, मुझे इस गेट के अंदर एंटर तो करना ही होगा, वरना मुझे पता नहीं चलेगा यहाँ से निकलना कैसे है और इस जगह पर है क्या। ये कहते हुए साहो उस गेट को खोल देता है और फिर वैसे सीन होता है जैसा पिछली बार हुआ था। वहाँ पर जरूर से अंदर की साइड में आइग्रेस या फिर कोई और बैठा हुआ है जो कि साहो को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इसके साथ में साहो की 3 में से 1 लाइफ खत्म हो जाती है और वो वापस से इस गेम के स्टार्टिंग स्पॉट पे पहुंच जाता है। यहाँ पर साहो को बिल्कुल नहीं पता उसके साथ में हो क्या रहा है, क्योंकि ये सब उसके पहले हो चुका है, लेकिन वो भूल गया है। ऑब्वियसली ये सब कुछ संजय वू ही कर रहा है। उसने दोबारा से साहो को टेस्ट लेने का डिसाइड किया है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद में साहो कहने लगता है, मैं तो मर गया था, दोबारा जिंदा कैसे हो गया। जैसे पिछली बार साहो के माइंड में इसका वैसे कंफ्यूजन होती है, वैसे ही सेम इस बार भी उसके माइंड में उठने लगती है। इसके बाद में साहो दोबारा से आगे बढ़ता है और दोबारा से उसकी फाइट आइग्रेस से होती है और वो हार जाता है। इस तरीके से वो अब 2 लाइफ गवा चुका है। अब उसके पास में आखिरी की 1 लाइफ बची है और अभी वो टाइम आता है जब साहो को पता पड़ता है जो यहाँ पे 3 मशालें जल रही है ये उसकी लाइफ की प्रतीक है और अब इस टावर के अंदर उसके पास में केवल 1 ही लाइफ बची हुई है। इसके बाद में अब सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा पिछली बार हुआ था। साहो आखिरी की इस लाइफ के अंदर काफी कमाल कर जाता है। गेट के पास में आकर वो कहने लगता है, भले ही ये मेरा आखिरी मौका हो, इसके बाद में मैं पूरी तरीके से मारा जाऊं, लेकिन मैं डर के रुकने वाला नहीं हूँ। मैं भले ही इस जगह पर अकेला हूँ, लेकिन अकेले ही इस जगह पर जीत हासिल करूंगा। मेरा लेवल अप हर हाल में होके रहेगा। साहो जब ये कह रहा होता है तब उसके अंदर हल्की सी संजय वू की झलक दिखाई देती है। इसके बाद में पलक झपकते टाइम बीतता है। साहो अब सीधे 100th फ्लोर पे पहुंच चुका है। उसके पास में अब उसके वो क्रिस्टल ग्लव है। आगे बढ़ते हुए वो कहने लगता है, मैंने काफी लेवल अप कर लिया है और अब मैं आगे बढ़ता ही जाऊंगा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। ये कहते साहो अब बिना डरे अपने सामने के इस गेट को खोल देता है और फिर कहने लगता है, मॉन्स्टर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। इसके साथ में एक बहुत तेज लाइट चमकती है और फिर यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है और साथ में इस वर्ल्ड के लिए ये चीज भी पूरी क्लियर हो जाती है। इस वर्ल्ड पे कितना ही बड़ा खतरा आ जाए, संजय वो उसे सरे से संभाल सकता है और बाकी जितनी भी सेनाएं हैं उन्हें किसी भी तरीके से लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं है और ना ही अब किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए अपने सर्वाइवल के लिए अपना लेवल अप करने की जरूरत है। जब तक संजय वो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है वो सब के सब शांति से अपनी लाइफ जी सकता है। और इसके अलावा संजय वो अपने जाने के बाद में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तो ट्रेन कर ही रहा है। साहो वैसे तो कभी भी संजय वू को कुछ होने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाता है
तो साहो उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। एक टाइम आएगा इसी तरीके से लेवल अप करते हुए वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि आखिर के अंदर सन जिन वू को भी एक अच्छी टक्कर दे पाए और आखिर में उसे पता चल सके जितने मॉन्स्टर्स जिनसे वो फाइट कर रहा है वो सब के सब उसी की सेना के पार्ट है और वो उन सभी का शैडो मोनार्च है। नाउ अब यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ में सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड और ये सीरीज दोनों ही खत्म होता है।